एक मूवी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है डायरेक्टर का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही डायरेक्टर जिन्हें इंडियन सिनेमा का क्रिस्टोफर नोलन कहा जाता है। एस.एस. राजामौली वो इंसान है जिन्होंने पहली बार इंडियन सिनेमा को ऑस्कर दिलाया। बाहुबली से लेकर आरआरआर तक इनकी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि इंडिया में भी ऐसे लेवल की मूवी बनती है। ऐसी क्या चीज है जो उन्हें दूसरे डायरेक्टरों से अलग बनाती है? राजामौली का पूरा नाम कोडोरी श्री राजामौली है। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1973 को कर्नाटक में। कैसे इन्होंने गरीबी से निकलकर फिल्म डायरेक्शन में अपना करियर बनाया और इस बात में कितनी सच्चाई है कि उन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्में नहीं दी है। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ये बात जानते हैं कि मगधीरा, बाहुबली, आरआरआर जैसे फिल्मों के राइटर है एस.एस. राजामौली के पिताजी। राजामौली के दादाजी बहुत ही अमीर और जमींदार आदमी थे, जिनके पास करीब 360 एकड़ जमीन थी। इनकी फैमिली की लाइफ भी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर रही थी, लेकिन पिता और चाचा पर फिल्में बनाने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जमीन ही बेच डाली। इनमें से कई फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाई और कई फिल्में थिएटर में बुरी तरीके से पिट गई। इसके बाद इनका पूरा परिवार इस सड़क पर आ गया। इस फेलियर के बाद राजामौली की फैमिली एक बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस चुकी थी। इसके बाद एक बड़े से घर से निकलकर 2 कमरों वाले घर में रहने लगे और इस 2 कमरे में ही परिवार के 13 सदस्य रहा करते थे। उस समय एस.एस. राजामौली की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इस बदहाली ने उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर डाला। इनके इन हालतों और कर्ज से निकलने में बहुत ही टाइम लग गया। इसी बीच राजामौली की 12th की पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई। कमाल की बात तो ये थी, आज के समय के इतने बड़े डायरेक्टर को अपनी अर्ली 20s तक ये समझ नहीं आता था उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है। दूसरे सभी लोगों की तरह राजामौली को भी उनके पिता डांटते थे और उनके पड़ोसी भी मजाक उड़ाते थे कि बेटा आगे करना क्या है और इसका जवाब क्या देना है। ना तो एस.एस. राजामौली को समझ आता था, ना ही उनके फैमिली को। और कभी कभी इस तरीके के सवालों से तंग आकर कह देते थे कि मैं म्यूजिक कंपोजर बनूंगा। असल में राजामौली के उनके कजन एम किरावडे के साथ उनकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी और उन्होंने किरावनी को म्यूजिक के लिए बहुत ही फैसिनेट देखा। इसीलिए उन्हीं से ही इंस्पायर होकर ये कहते थे कि मैं आगे जाकर म्यूजिक कंपोज करूंगा। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को करियर के लिए लापरवाह देखते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। विजेंद्र भी इसी को लेकर परेशान रहते थे और यही वजह थी कि उनके घर का माहौल खराब होने लगा था। ऐसे में राजामौली ने अपने पिता की डांट से बचने के लिए काम करना शुरू किया और अपने पिता के साथ ही सेट पर जाने लगे। साथ ही वो अपने पिताजी या खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट को ले जाकर बड़े बड़े डायरेक्टरों को सुनाते थे। एक्चुअली राजामौली को स्टोरी टेलिंग में बहुत ही मजा आता था, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कहानियां सुनना या सुनाना बहुत ही अच्छा लगता था। जब वो बहुत ही छोटे थे तो तब उनकी दादी रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। राजामौली को फिल्में देखना सबसे अच्छा लगता था और देखी हुई मूवी की कहानियों को बड़ा चढ़ाकर अपने दोस्तों को सुनाते थे। ऐसे सुनाते थे कि मानो सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो। उनके इसी अंदाज की वजह से उनकी स्टोरी टेलिंग को काफी पसंद किया गया। थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद एडिटर के वेंकटेश्वर राव के साथ काम करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने 6 महीने काम करने के बाद चेन्नई के एवीएम थिएटर में भी काम किया और डायरेक्शन के काम में अपने पिता को 6 साल तक मदद किया। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, राजामौली खुद की या खुद के पिताजी ने लिखी हुई कहानियों ले जाकर डायरेक्टरों को सुनाते थे। एक बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, दूसरे डायरेक्टर उनकी कहानियों को तोड़ मरोड़ कर बहुत ही अलग बना देते थे। इसी निराशा की वजह से उन्होंने फिल्म राइटिंग को छोड़कर फिल्म डायरेक्शन में आ गए। इतनी मेहनत करने के बाद 2001 में उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसने उनकी लाइफ बदल कर रख दी। असल में इस साल राजामौली ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने करियर की पहली फिल्म को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था स्टूडेंट नंबर 1। ये फिल्म इसलिए भी खास क्योंकि इस फिल्म के लीड हीरो थे जूनियर एनटीआर और एनटीआर की एक डेब्यू फिल्म थी। खैर जैसे तैसे करके फिल्म को पूरा किया गया। रिलीज हुई तो ऑडियंस की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, जिसके बाद जूनियर एनटीआर रातों रात एक स्टार बन गए। इस फिल्म का बजट था 1.85 करोड़, लेकिन इसने 12 करोड़ की कमाई की। स्टूडेंट नंबर 1 की सफलता ने राजामौली और उनकी परिवार की तकदीर बदल दी। इसके बाद उनको बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट करने का ऑफर आने लगा। साथ ही उन पे प्रोड्यूसर्स को भी भरोसा हो गया था कि उनके पैसे डूबने नहीं देंगे। उसके बाद फिर से जूनियर एनटीआर के साथ में 2003 में सिम्हादी फिल्म को रिलीज किया, जो उस साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म का बजट था 8.5 करोड़ और इसने कमाई की थी 25.7 करोड़ की। इसके बाद एनटीआर तो बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे, साथ ही राजामौली की करियर को भी बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला। उसके बाद राजामौली ने एक और हिट फिल्म दी, मगर इसके बाद उन्होंने एक ऐसी फिल्म को डायरेक्ट किया जिसकी कहानी लोगों के दिल को छू गई। ये फिल्म थिएटरों में 1000 दिनों तक चली। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म मगधीरा की, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। मगधीरा उस टाइम की साउथ की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, जिसने 2 नेशनल अवार्ड भी जीते। और इसके बाद 2012 में ईगा फिल्म रिलीज, जिसे हिंदी में नाम दिया गया मक्खी। इस फिल्म को तो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा। राजामौली की लाइफ का अभी भी वो टर्निंग पॉइंट आना बाकी था और 2015 में बाहुबली लेकर आते हैं, जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया। उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। इसने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 75 करोड़ कमाए थे। इसी फिल्म ने पैन इंडिया ट्रेंड को भी शुरू किया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इसके बाद बाहुबली 2 आई, जिसने कमाई के मामले में सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद 2022 में इनकी RRR फिल्म आती, जो एनटीआर और रामचरण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनती है। इस फिल्म को इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और ये फिल्म इंडिया की पहली ऑस्कर
जीतने वाली फिल्म बनती और अब राजामौली महेश बाबू के साथ वाराणसी फिल्म पर काम कर रहे हैं जो मार्च 25, 2027 को रिलीज होगी। तो दोस्तों ये थी कहानी एसएस राजामौली की। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।